हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हालांकि आपके बुक में काफ़ी छोटा सा दिया हुआ है। सो कोई नहीं, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको हम लोग और साथ ही में हम लोग इसके एक्सेप्शंस को भी देखेंगे। आप अगर टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन दिया गया है, ट्रेंड दिया गया है और टॉपिक में थोड़ा सा बोल बचन करके ख़त्म कर दिया गया है। बट ये टॉपिक उतना छोटा नहीं है। अगर इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ना चाहें तो टॉपिक काफ़ी बड़ा है। तो क्या डिटेल में सिर्फ जेईई नीट वाले पढ़ते? नहीं, ये चैप्टर केमिस्ट्री के जितने चैप्टर है वो बोर्ड वालों को पूरा का पूरा पढ़ना है। हालांकि फिजिक्स में कुछ कंसेप्ट होते हैं जो मैं बोलता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ने, तो वो नहीं पढ़ने रहते। बट केमिस्ट्री में आपको पूरे वीडियोस देखने हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सीधा आपने बस ट्रेंड रट लिया, चैप्टर खत्म। नहीं, अच्छे से स्टडी करो। अगर किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ो। आपको नहीं देना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स फाइन, बट कम से कम नॉलेज के लिए आप याद रखो, ताकि कल को आप किसी को बता सको। कल को आपके सामने वाला बुक का छोटा सा नॉलेज आपके सामने रखे तो आप पूरा इसका पैराग्राफ उसके सामने रख दो, है ना। सो लाइक दैट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अच्छा, आयोनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था आपको। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जाने दो, छोड़ो। देखो, ये हमारे पास कोई भी एक एटम है। सो आप लोग जानते हो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैंने आपसे की थी। किसमें? जाने दो, क्यों नाम लूँ उस चैप्टर का मैं बार बार है ना, थोड़ा सा गड़बड़ भी लगता है ना बार बार नाम लो तो। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे इसको विथ चार्ज रखते हैं। Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। जैसे ये पॉजिटिव वाला प्लस चार्ज, नेगेटिव वाला नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज के साथ हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं और सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे 10वें चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, तो क्या ये इतना आसान है? ये इलेक्ट्रॉन आजा, चल निकल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक इलेक्ट्रॉन को इतना आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण कि ये जो एटम है वो बहुत छोटा है, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन वो तो और छोटा है, और उस छोटे से इलेक्ट्रॉन पे भी बड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब आप कैसे बोल रहे हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है? क्योंकि ये फॉर्मूला है फिजिकल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। तो अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो सोचो इनको निकालना कितना मुश्किल होगा। तो हम लोग इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब छोटी सी जगह, मतलब 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन के लिए ये इन्फिनिटी हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है? वी कैन नॉट डिफाइन दैट, है ना। बहुत 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 ही ज़्यादा छोटा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी चींटी का। अब चींटी के लिए 1 किलोमीटर जाना क्या हो गया? इन्फिनिटी। पहुंच ही नहीं पाएगी वो 1 किलोमीटर, इन्फिनिटी है उसके लिए। तो वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए 3 सेंटीमीटर इन्फिनिटी है ना। हालांकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज दौड़ता है, बट दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए रहती है। एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी 1 सेंटीमीटर से पहले ही, है ना। तो इन्फिनिटी पर पहुंचाना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के शेल से निकाल के इन्फिनिटी तक पहुंचाना, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। और जो एनर्जी दे के हम लोग इस आयोनाइजेशन को करवाते हैं उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द outermost shell of a neutral gaseous and isolated atom to infinity.
energy required to remove the electron from the outermost shell of a neutral gaseous and isolated atom। मतलब जो भी आप एटम लो वो आइसोलेटेड हो, किसी के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना के ना रखा हो। क्यों? क्योंकि अगर ऑलरेडी उसने किसी के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, मतलब CO2 में से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो तुम जब उसको एनर्जी दोगे तो कुछ एनर्जी कार्बन खा जाएगा, कुछ एनर्जी ऑक्सीजन खा जाएगा, है कि नहीं? तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कितना कार्बन ने खाया, कितना ऑक्सीजन ने खाया। सपोज आपने 100 किलो जूल आपने एनर्जी दी, फिर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी दी, बट उसमें से जो इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन का वो बाहर निकल गया। बट आप ये कैसे पता कर पाओगे कि ऑक्सीजन ने कितना एनर्जी लिया कि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया? तो इसलिए आइसोलेटेड रहना बहुत जरूरी है। और अगर आइसोलेटेड रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो गैसियस स्टेट में रहेगा। अब न्यूट्रल रहना मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए, मतलब उसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज यहाँ पे मेरे पास Na है, अब Na जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके पास बचते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके पास ऑलरेडी दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये आयोनाइज होना ही नहीं चाहेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं चाहेगा। इट विल बिहेव एज नियन, जैसे इनर्ट गैसेज होती है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करना ही नहीं चाहेगा। तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा देनी होगी, जबकि Na को कम आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होगी, बहुत कम, और निकल जाएगा वो। तो इसीलिए हमें न्यूट्रल एटम लेना है। अगर हम Na प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, हालांकि अगर हम Na में से निकालेंगे तो बहुत कम लगेगी। तो इसीलिए हम लोग हमेशा न्यूट्रल स्टेट को लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, समझ में आया डेफिनेशन का मतलब? इन्फिनिटी तक मतलब शेल से बाहर आके शेल से बाहर आना चाहिए बस। ठीक, यही होता है इन्फिनिटी। चलो, तो इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा डीप में जानते हैं। चलो, तो इसको थोड़ा सा डीप में जानते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास एक मेटल M है, हमने इसको कुछ एनर्जी दिया और ये आयोनाइज होके बन गया M+ और लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बन गया M+ और यहाँ पे हो गया आयोनाइजेशन। देखो यहाँ पे जब ये आयोनाइजेशन हुआ है तो यहाँ पे इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का, इस जो भी ये हुआ है रिएक्शन, जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसमें कुछ ना कुछ हीट भी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई होगी, हीट में भी कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, तो वही है डेल्टा H। तो डेल्टा H 2 टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है हीट रिलीज और एक हो सकता है हीट एब्जॉर्ब। तो ये तो आप लोग 10वीं से पढ़ते आ रहे हो कि जब हीट रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आप लोग याद रख लेना कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ डैश प्रोसेस। तो आप लोग याद रखना एंडोथर्मिक प्रोसेस, MCQ में आ सकता है एग्जाम में 11th के। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देता है। यहाँ पे एनर्जी कहीं पे भी रिलीज नहीं होती है, इसलिए इसमें डेल्टा H जो होता है वो एनर्जी रिलीज करता है। तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी नेगेटिव होती है, और जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव मतलब एनर्जी रिलीज करना, सॉरी एब्जॉर्ब करना, नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज करना। ठीक है, सो ये हो गए हमारे कंसेप्ट एनर्जी के। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक यूनिट वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बोर्ड में आ सकता है। ये यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? देखो 2 यूनिट्स है, एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मतलब एक एटम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और दूसरा इसको मोल में अगर मेजर करना है तो उसके लिए होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से केजे के बीच में रिलेशन पूछ लिया, तो वहाँ पे आप लोग याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 96 किलो जूल पर मोल। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या चीज़ है? अच्छा, सक्सेसिव मतलब क्या होता है? सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, वही है बस। सपोज हमारे पास कोई मेटल M है, हमने इसको कुछ एनर्जी दी और ये बन गया M+, लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब इसी M+ को हमने फिर से थोड़ा एनर्जी दिया और इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये बन गया M2+, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। अब इसी M2+ को हमने फिर से एनर्जी दिया, फिर से आयोनाइज करने की कोशिश की, इसने फिर से इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जो इलेक्ट्रॉन अब की बार लूज करेगा इसमें जो एनर्जी गई उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 3।
तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ये मतलब है कि एक बार किसी एटम को हम लोग आयोनाइज कराएं, उसमें आयोनाइजेशन कराएं, तो आयोनाइजेशन करने के बाद जो एटम आए या फिर जो स्पीशी आए उस स्पीशी को दोबारा से आयोनाइज कराना। मतलब यहाँ पे आपने M में आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो ये बना M प्लस, लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो एनर्जी गई उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। फिर M प्लस में आपने दोबारा से एनर्जी दी, बट अब की बार ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता है। जैसे हम लोग बात करें सोडियम की, तो सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके अंदर बचे 10 इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब आपसे कोई मांग ले 10 रुपए, पहले उसने 5 रुपए मांगे, 5 रुपए आपने दे दिए, बट फिर वो मांग ले कि 5 रुपए और दे दो, तो अब की बार आप उतना आसानी से नहीं दोगे। बट फिर भी बोले यार 5 रुपए का समोसा ले लिया, पाव भी लेना है, दे देना, तो रिक्वेस्ट करने के बाद दे ही दोगे। तो अब की बार M प्लस से M2 प्लस बन ही जाएगा, बट इसके लिए ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2। सेम एटम के लिए, यहाँ सेम एटम की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑक्सीजन था यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर M2 प्लस में दोबारा से आपने एनर्जी दी और कहा एक इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ो, एक और, मतलब आपसे फिर से उसने 5 रुपए मांगे और बोला कि समोसा खाने के बाद अब मेरा वड़ा पाव खाने का मन हो रहा है, 5 रुपए है मेरे पास, 5 रुपए और दे दे। तो वहाँ पे आप उतना जल्दी नहीं मानोगे, बोलोगे यार समोसा पाव खाया ना, चल ना अब आराम करना। लेकिन फिर भी अगर वो रिक्वेस्ट करने लगा, बहुत ज़्यादा बोलने लगा, तो आप लोग मान जाओगे लास्ट में, है ना। तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, और यहाँ पे M3 प्लस एक और इलेक्ट्रॉन वो लूज कर जाएगा। तो सेम एटम को जब हम लोग बार बार आयोनाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन, और जो एनर्जी हम देते हैं उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से हमें ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, ये चीज़ आपको भी समझ में आनी चाहिए, और ये स्टार मार्क करके लिख लो, रेड पेन से लिख लो, ब्लैक पेन से लिख लो, अच्छे से हाईलाइट करके लिख लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, और ये बहुत ज़्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो क्या ये कम होती है? हाँ, ये कम होती है, बट इनसे और इनसे कम होती है। ठीक है, मतलब जैसे हम एग्जांपल ले लें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम में आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया तो बन गया Mg प्लस। अब एक और इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है तो जल्दी तो नहीं करेगा, बट कर देगा, तो बन गया Mg2 प्लस। अब Mg2 प्लस बनने के बाद वो स्टेबल हो गया, अब एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको और ज़्यादा उसको एनर्जी देनी होगी, बहुत एनर्जी देनी होगी, तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू सेकंड एंड फर्स्ट। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के पूरे केसेस थे, आप लोग अच्छे से याद रख लो। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अब इसको रफ करते हैं हम लोग, और आयोनाइजेशन एनर्जी में किस में ज़्यादा है किस में कम है, अरेंज करने का ये सब हम लोग शुरू करते हैं, कैसे करते हैं चलिए। सो लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। आपको ये देखने में बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो हलवा हलवा कंसेप्ट है, मैं फटाफट याद रख लूँगा। यस, हलवा कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बट एक चीज़ आपने गलत बोल दी, मैं याद रख लूँगा, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। आपने अभी तो शुरुआत किया था मोल कंसेप्ट से, आपने छोटा छोटा फार्मूला देखा, फिर आया सेकंड चैप्टर, उसमें मोल कंसेप्ट का आगे का पार्ट छोटा छोटा फार्मूला, फिर थर्ड फालतू चैप्टर छोड़ दो उसको, बट हाँ उससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग याद कर लेना कि डिस्टिलेशन क्या होता है, मैंने मतलब बताया आपको, तो समझ लेना। फिर आया फोर्थ चैप्टर में छोटे छोटे डेरिवेशन, चलो ठीक है याद ही कर लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, अब केमिकल बॉन्डिंग में धीरे धीरे रूल्स आने लगे, फजान्स रूल के अलग रूल्स, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अलग थ्योरी, उसकी अलग कहानी, एब्रेडेशन की अलग कहानी, VSEPR की अलग कहानी, MOT की अलग कहानी, डाइपोल मोमेंट अलग। तो ये सारी चीज़ें याद रखना धीरे धीरे भारी होता जाता है। तो आपको अभी तो आसान लगेगा, आप बोलोगे यार मेरे को पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी समझ गया, बट इफ़ यू विल नॉट रिवाइज देन यू विल बी अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे कि यार कौन सा करेक्ट होगा, मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि आपने रिवाइज ही नहीं किया इसको। तो सारे कंसेप्ट ईजी होते हैं, दिक्कत आती है प्रैक्टिस में, रिविजन में। ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि यार पेपर बहुत हार्ड होता है, यस हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते। पढ़ाया तो सबको जाता है उतना ही, बट जो रिवाइज करता है, जो बार बार याद करता है, उसको परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो फजान्स रूल के बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट अभी मैं आपसे पूछूंगा तो याद नहीं रहेगा। बोलो याद है? याद है तो कमेंट कर दो। ठीक है, चलो रिवीजन करते रहोगे तो याद होगा, वरना मुश्किल से याद आएगा। तो इसके फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है साइज का, एटॉमिक साइज का। आप मुझे बताओ कि अगर एटॉमिक साइज बड़ी है
तब इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना इजी होगा, या एटॉमिक साइज छोटी है तब इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना इजी होगा? सोचो, खुद का दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कब तक मेरा दिमाग लगाओगे? ठीक है, तो एटम अगर बड़ा होगा तो आयोनाइज करना इजी होगा। क्यों? क्योंकि ये एटम बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज दूर है ना, मतलब यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को दूर से खींच रहा है, डिस्टेंस इनके बीच की ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा। याद करो फॉर्मूला F = kq1q2/r²। यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, तो इसकी साइज ज़्यादा है। और अगर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी। क्यों यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी? क्योंकि जगह काफ़ी छोटी है, और हम लोग जानते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज छोटी सी जगह पे होता है तो वो और खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को काफ़ी तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं होगा एज कम्पेयर टू दिस। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग Z से लिखते थे, याद है? अच्छा नहीं लिखे क्या? चलो Z से क्यों लिखते हैं? क्योंकि Z होता है एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है, जितने प्रोटॉन उतना न्यूक्लियर चार्ज। 4 प्रोटॉन तो +4 चार्ज, 5 प्रोटॉन तो +5 चार्ज, तो Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है? देखो, अगर यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक एटम है बट यहाँ पे अब की बार एक ही प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी? यहाँ पे 3 प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इस न्यूक्लियर चार्ज को हटाने के लिए हमें और एनर्जी देनी होगी। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, और यू कैन से Z। आयोनाइजेशन एनर्जी, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्टकट मत मारो मेरी तरह। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इसमें चार्ज मैटर करता है। इसका 3 है, इसका 1 है, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वहां से आसानी से निकाल लोगे, बट इधर 3 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, ये भारी पड़ेगा। तो मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। और थर्ड फैक्टर आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल इफेक्ट। अब ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रीनिंग इफेक्ट याद करना होगा। आपको अगर याद हो तो S का सबसे ज्यादा था, फिर P का था, फिर D का था, फिर F का था। क्यों? शेप की वजह से। S का शेप ऐसा होता है तो वो न्यूक्लियस को पूरा घेर लेता है, P का शेप कुछ ऐसा होता है तो ये भी न्यूक्लियस को घेर लेता है, D का शेप कुछ ऐसा होता है, डबल डम्बल। आपको लग रहा होगा कि D तो P से ज़्यादा पावरफुल है, बट असली में ऐसा नहीं होता है। आप लोग इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखोगे, मतलब अगर इसके ओरिजिनल डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि D वाला उतना ज़्यादा भारी नहीं होता है। F होता है 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, तो काफ़ी फैला हुआ स्ट्रक्चर इसका होता है, मतलब बना भी नहीं सकता। XYZ तीनों प्लेन में होता है F, तो कुछ X प्लेन में, कुछ Y प्लेन में, कुछ Z प्लेन में। तो F कैसा होता है? स्कैटर्ड होता है। तो इसको आप लोगों को अगर आप F को न्यूक्लियस के पास रखोगे तो वहाँ से ये ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ज़्यादा शील्ड नहीं कर पाएगा, बट S को रख दोगे तो ये पूरा घेर लेगा। और कुछ लोग ऐसा भी एक्सप्लेन करते हैं कि S न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है इसलिए ये सबसे ज़्यादा, फिर P, फिर D, फिर F। खैर ऐसा नहीं होता, शेप असली कारण है, ठीक है। तो ये होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। समझ में आया? अगर F सबशेल आपको दिखा तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, अगर आपको P सबशेल दिखा तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। कभी आपको बोला कि एक एलिमेंट है जिसको S सबशेल से रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन, और एक एलिमेंट है जिसको P सबशेल से, और एक एलिमेंट है जहाँ पे D सबशेल से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो बताओ कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? तो याद रखो, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर S सबशेल इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर P सबशेल इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर D सबशेल इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F सबशेल। ठीक है, रट लिया अच्छे से। चलो, ये तीन कारण हो गए। अब चौथा कारण और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, और वही होगा डिसाइडिंग फैक्टर। ये सब तो देख लोगे, ये सब एक्सेप्शन में आएगा, बट वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो इसको तीनों को अच्छे से नोट कर लो। हाँ, नोट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है लेक्चर देखने का, और रिवीजन की तरह देख रहे हो तब ठीक है, बट अगर प्राइमरीली मेरे लेक्चर्स को रिफर कर रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि मैं स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं उसका। चलो आगे बढ़ते, फालतू बातें नहीं। चलिए, लास्ट आता है फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके हम लोग ये पता कर लेंगे कि क्या एलिमेंट स्टेबल है या फिर स्टेबल नहीं है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अगर एलिमेंट स्टेबल होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता। सबसे बेस्ट एग्जांपल Na+। Na+ और एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा ही नहीं,
ठीक है, इफ द स्पीशी हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन then it will be difficult to remove the electron. Difficult to remove the electron. ठीक है, सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा बहुत याद हो तो वहाँ पे मैंने बताया था स्टेबल मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड। जब मैं एक्सेप्शन लिखा रहा था मैंने देखो वहाँ पे भी बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पे चला जाता है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना। हाफ फील्ड या फुल फील्ड केस में वो ज़्यादा स्टेबल होता है। एस की बात करें तो वो अगर वो हाफ फील्ड है या फिर एस वाला फुल फील्ड है। अच्छा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? ऑब्वियस सी बात है फुल फील्ड। हाफ फील्ड स्टेबल है बट फुल फील्ड उससे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये हो गया एस वाला। पी वाले में 3 होते हैं, अब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो तो ये हाफ फील्ड। अब तीनों में अगर पूरे इलेक्ट्रॉन भर दो तो ये फुल फील्ड, तो ये भी स्टेबल होता है। अब डी की बात कर लो, डी वाले में अगर हर एक में आप 5-5 भर दो, मतलब एक एक भर दो, 5 हो गया, तो ये भी स्टेबल है। बट अगर पूरे पूरे भर दो तो वो भी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 1 2 1 2 फेंक दो, दैट्स इट। ठीक है, ये भी स्टेबल है। तो फुल फील्ड वाला भी स्टेबल होता है, हाफ फील्ड वाला भी स्टेबल होता है, बट फुल फील्ड वाला हाफ फील्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, इसलिए और ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी किस में ज़्यादा लगेगी। या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के पूछ ले कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक एलिमेंट है 2p4 का और एक है 2p3 का, बताओ किस में ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। तो सारे फैक्टर याद रहने चाहिए। 2p3 मतलब p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा। 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो लूज करना चाहेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। चलो अब वेरिएशन देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका। चलिए, सो वी वर टॉकिंग अबाउट वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। वेरिएशंस कैसे कैसे होते हैं? एक तो होता है अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट जाते समय, और एक होता है डाउन द ग्रुप। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे एग्जांपल ले ले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन, है ना। तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे आगे जाओगे वैसे वैसे आप लोग जानते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज व्हाइल क्रॉसिंग द पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, अच्छे से लिखो, इसको हाईलाइट करो। जो इंक्रीजेज डिक्रीजेज में लिखते हो उसको हाईलाइट करके लिखना। जब शॉर्ट नोट्स बनाना तो उनको वहाँ पे कॉपी करना। शॉर्ट नोट्स, अच्छा शॉर्ट नोट्स का थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, 2 मिनट सुन लो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? शॉर्ट नोट्स जब आप बनाते हो तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व नहीं करने रहते, वहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट। ठीक है, तो शॉर्ट नोट आपको वैसे ही बनाना रहता है। खैर शॉर्ट नोट कब बनाते हैं? जब चैप्टर आपकी जुबान पे आ जाए कि अब मैं ये चैप्टर भूलने वाला ही नहीं हूँ, कोई भी कंसेप्ट कहीं से भी पूछ लो मैं बता ही दूंगा, तब उसका शॉर्ट नोट बनाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आज ही मैंने पढ़ा, आज ही लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट सब बना लेता हूँ, सब कुछ साइड में रख दूंगा, हो गया, ऐसा नहीं करते। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज व्हाइल, ओके, एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, सीधी बात। अक्रॉस मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्रॉस करते हुए, या फिर व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिख लो अपने हिसाब से। अच्छा, डाउन द ग्रुप क्या होगा फिर? डाउन द ग्रुप क्या होगा? देखो डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन मेटल, नॉन मेटल होते हैं तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, RBCs, सीजियम, फ्रेंसियम को क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो हमें पता है साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, सबसे पहला पॉइंट। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक, डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। पहले हम लोग बॉटम का मतलब बीच में समझते थे, कितने तेजस्वी लोग थे हम। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, 10वीं में आके पता चला बॉटम बॉटम होता है, इट डिक्रीजेज व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम का चैप्टर था, वरना आज भी हम यही समझते, है ना।
चलो, वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इससे मुझे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अपनी एक इमेज बनाओ दिमाग में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हटा देना और मुझे बताओ किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ऐसा दिमाग में एक पिक्चर बनाओ, देखो बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा भी अगर याद हो तो पिक्चर बनाओ और बोलो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होगी, क्योंकि ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड में भी, इवन नीट में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से मार्क करके लिखना जो लोग नहीं बता पाएंगे। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड से आगे जाते समय बढ़ती है, ठीक, और नीचे जाते समय घटती है। तो मुझे क्या करना है, मुझे हाईएस्ट चाहिए, तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। तो LI, BE, BBC, नॉफने मतलब नियन की सबसे ज़्यादा। अरे भाई ये तो दूसरा पीरियड है, इसके ऊपर भी एक पीरियड आता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम वाला, इसको काहे भूल गए। तो हाइड्रोजन से अगर मैं नीचे जाऊंगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, बट मैं आगे जाऊंगा तो बढ़ेगी। चलो मैं आगे गया, हीलियम पे पहुंच गया, अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट हो गई। अब हीलियम से अगर मैं नीचे जाऊंगा तब भी घटेगी, पीछे आऊंगा तब भी घटेगी, तिरछे जाऊंगा तब भी घटेगी। तो इसका मतलब हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है। अब यहाँ पे सारे फैक्टर आ गए, क्यों? सबसे पहला तो ये स्टेबल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, फुलफिल्ड है, ठीक, हाइड्रोजन का हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड से ज़्यादा फुलफिल्ड स्टेबल होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज इसकी कम है, साइज कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, देखो यहाँ पे साइज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, तो साइज कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, तो सारे फैक्टर हीलियम को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हीलियम का सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो लोवेस्ट किसका होगा? आगे जाते समय तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो मैं नीचे आता हूँ, नीचे आऊँगा तो लीना के RBCs, फ्रेंसियम भी आएगा, बट फ्रेंसियम को हम लोग नहीं लेंगे एज इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो बाहर निकल जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी सारे फैक्टर आ गए, इसकी साइज बड़ी है, इस पे न्यूक्लियर चार्ज कम है, शेल्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी ऐसा ही है, मतलब उसके आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो वो निकलना तो चाहेगा ही, जैसे सोडियम का होता है, बट सोडियम का तो 3 शेल है, इसका तो कई सारा शेल है सीजियम का, तो ये और तेजी से निकलना चाहेगा, तो इसीलिए सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होता है और हीलियम का हाईएस्ट होता है, याद रखोगे पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एक्सेप्शंस की ओर बढ़ते हैं। सो पहला एक्सेप्शन वहीं आता है पीरियड 2 पे, ठीक है, एक्सेप्शंस की बात करते हैं, अच्छे से नोट कर लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं रिमेंबर करना, बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। अच्छा जरा सबका एटॉमिक नंबर याद करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2, 2s1, इसका आएगा 2s2, इसका आएगा 2p1, इसका आएगा 2p2, इसका आएगा 2p3, इसका आएगा 2p4, इसका आएगा 2p5, इसका आएगा 2p6। जरा यहाँ पे ध्यान से देखो तो 2p3 वाला स्टेबल है और 2s2 वाला स्टेबल है, तो मतलब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बाकियों से ज़्यादा रहनी चाहिए। कितनी ज़्यादा रहेगी? एक एलिमेंट आगे बस। हम लोग क्या सोच रहे थे? हम लोग सोच रहे थे ऐसा रहेगा, हाँ ऐसा ही रहेगा, लगभग ऐसा ही रहेगा, हम लोग ऐसा सोच रहे थे, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंट स्टडी क्या कहती है? एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला, ये हमारी थ्योरी थी, थ्योरी हमारी ये कहती थी जब तक जितनी भी अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है, बट एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि बेरिलियम आगे चला गया। अब वो भी थ्योरी में ही था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल रहा तो वो आगे चला जाएगा, तो 2s2 वाला तो फुल फील्ड है, तो ये एक एलिमेंट आगे जाएगा, बस एक एलिमेंट, बस एक, 2 या 3 आगे मत बढ़ाना, बस एक, ये भी एक आगे जाएगा, बस एक, 2 या 3 एलिमेंट आगे मत बढ़ाना। तो लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियन। नियन की तो सबसे ज़्यादा होगी, सीधी बात है, उसका तो फुलफिल्ड है एकदम, है ना। तो ये होता है असली ऑर्डर। चलो समझ में आया कैसे हुआ ये? तो क्या करोगे आप लोग, एक एलिमेंट आगे कर दोगे। कभी भी आपको इनमें से कोई 4 दे दिया, सपोज आपको दे दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन, तब आप लोग क्या करोगे? बोरॉन को आगे ही रखोगे। तो इसीलिए आप लोग ये ऑर्डर याद रखो। अब इसमें से कोई भी 4 एलिमेंट पिक कर दे तो आप लोग आंसर दे पाओ। जैसे पिक कर दे LiNOC, तो आप क्या करोगे? Li को सबसे कम और फिर C को, फिर O को, फिर N को, ठीक है। तो आप लोगों को ये ऑर्डर थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ये रट्टा नहीं मारना है यार, ये पीरियड आपको रटा हुआ है।
आपको पता है बेरिलियम और नाइट्रोजन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, तो दिमाग में आगे जंप करा लो, बेरिलियम गया बोरॉन के आगे, नाइट्रोजन गया ऑक्सीजन के आगे। ठीक है, चलो अब एक और एक्सेप्शन देखते हैं, मतलब ऐसा ही एक और देखते हैं। चलिए पीरियड 3 भी लेते हैं, NaMg, ठीक। चलो तो यहाँ पे हमने क्या सोचा, हमने सोचा भाई ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारी स्टडी कहती थी। थ्योरी लिखना गलत होगा क्योंकि थ्योरी का ही पार्ट है वो। सो ये हमने स्टडी करके निकाला, बट एक्सपेरिमेंट फिर से आ गए। सो एक्चुअली देखो एक्सपेरिमेंट ही हुआ। सबसे पहले लोगों ने ट्रेंड दे दिया कि यहाँ से आगे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, नीचे जाओगे तो घटेगी। फिर एक्सपेरिमेंट हुआ तो गड़बड़ियाँ निकलने लगी, तो सबने रीज़न दिया कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रीज़न है। हाँ, तो इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, इनने का आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका आएगा 3s2, इसका आएगा 3p1, इसका आएगा 3p2, इसका आएगा 3p3, इसका आएगा 3p4, इसका आएगा 3p5, इसका आएगा 3p6। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3s2 स्टेबल है और 3p3 स्टेबल है और 3p6 तो है ही है। तो ये जस्ट एक आगे चला जाएगा, ये वाला जस्ट एक आगे चला जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे ऐसा ऑर्डर हो जाएगा NaAlMgSi, सल्फर, पेप्सी, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। एक्चुअली इसकी ट्रिक है ना मांगो अल्लाह से पेप्सी कोला आर्गन, चलता है। ठीक है, सो ये होता है असली ऑर्डर। अब इसमें से कोई भी 4 एलिमेंट पिक करके दे दे तो आप लोग निकाल लेना। तो अब कोई भी एक्सेप्शन आ जाए, मतलब कोई भी अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके एक बार चेक कर लेना और देख लेना कि क्या 2 एलिमेंट के बीच में ज़्यादा गैप तो नहीं है। मतलब आपको मैग्नीशियम दे दिया और क्लोरीन दे दिया और एक सिलिकॉन दे दिया और आपको बोला इनको अरेंज करो, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम स्टेबल है तो क्या सिलिकॉन पीछे जाएगा? नहीं, एक ही जंप करता है। अगर एल्यूमिनियम होता तब आप जंप कराते। ऐसे हालात में आप एसआई को ज़्यादा रखोगे, एमजी को कम और क्लोरीन को सबसे ज़्यादा। सो ये ऑर्डर बेटर रहेगा, याद रखो। इसको याद रखोगे तो इसमें से कोई भी 3 छांट के दे तो आप लोग लिख ले जाओगे। ठीक है, याद रखना मतलब समझ के रखना, रट्टा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और एक और एक्सेप्शन देखते हैं। ओके, तो एक और एक्सेप्शन आता है ग्रुप 13 में और एक ग्रुप 14 में। ठीक है, ये 2 ही हैं बस, अब 2 ही हैं बस। अब बाल गया, इंसान टकला। ठीक, इसका एक्सेप्शन थोड़ा अलग तरीके का है, तो अगर आपको इसको याद करना है तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, ट्रिक बता दूँ। देखो, साइज़ अगर बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो हमने सोचा था कि भाई बोरॉन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम की होगी, फिर गैलियम की होगी, फिर आयन की होगी, फिर टीएल की होगी। सो इंसान और टकला पीछे रहते हैं। नहीं, इंडियम और थैलियम। तो इसको देखो, जब इसका आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया, ये हमारी स्टडी थी, और जब एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया तो वो कुछ ऐसा निकला, बहुत ही अलग तरीके का निकला। मे भी आपको याद हो या ना हो, मुझे भी याद नहीं है, बट मुझे याद है एक तरीके से। वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा आपको शॉक कर देता हूँ। देखो ऐसा हुआ क्यों वो भी बताऊंगा, पहले इसका मेथड देख लो। क्या करो आप लोग, ग्राफ बनाओ एक, इधर आयनाइजेशन एनर्जी और इधर एटॉमिक नंबर रखो। सो इसका ग्राफ कुछ W आया। ओके, थोड़ा सा गड़बड़। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा आया, मतलब ये ऐसा और ये ऐसा, ये यहाँ पे ऐसा और ये लास्ट वाला ऐसा। तो यहाँ पे क्या रखा आपने? बोरॉन, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे गैलियम, यहाँ पे इंडियम, यहाँ पे थैलियम। सो इसका ऑर्डर देखो, सबसे ऊपर बोरॉन है, फिर उसके बाद थैलियम है ना, थैलियम उसके बाद है ना। देखो ये ऊपर है, ये वाला पॉइंट ऊपर है या ये वाला पॉइंट ऊपर है? कौन सा पॉइंट ऊपर है? थैलियम वाला। तो फिर थैलियम है, फिर गैलियम है, फिर एल्यूमिनियम है। सॉरी, क्या हो गया ये? बाल गया, इंसान टकला। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कहाँ चला गया फिर? अरे क्या गायब कर दिया मैंने यार। अच्छा, ये मैंने TL नहीं AL लिखना था, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम और फिर लास्ट में आएगा आयन। तो कभी भी आपको अगर इसका क्वेश्चन आया ग्रुप 13 का, तो आप ऐसा W बना के चेक कर लेना। बोरॉन सबसे ऊपर रहेगा, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को ये भी एक्सेप्शन समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। पहले हुआ क्या है वो देखते हैं। एल्यूमिनियम पीछे चला गया है, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है, और थैलियम आगे आ गया, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई है। ऐसा हुआ क्यों? देखो एल्यूमिनियम आता है डी ब्लॉक में, तो ये हुआ है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल। और थैलियम का क्यों हुआ है? ये हुआ है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल, है ना। आप लोग जानते हो थैलियम क्या है? एफ सबशेल का एलिमेंट है, ठीक है। तो थैलियम में क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ सबशेल का, वो बहुत ही मतलब गड़बड़ होता है, उतना ज़्यादा अच्छे से वो शील्ड नहीं कर पाता न्यूक्लियस को। इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आपको मैंने बताया अभी ये लास्ट लेक्चर में। तो इसी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है, जबकि ऑर्डर में हमें पता चला था सबसे कम होगी, बट ज़्यादा हो जाती है। एल्यूमिनियम नहीं, गैलियम की बात हो रही है यहाँ पे। एल्यूमिनियम तो यार 13 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, उसमें पी तक ही जाएगा ये, ठीक है। तो गैलियम में जो डी सबशेल होता है उसके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट खैर ऑर्डर वही है। गैलियम यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, बस ये थैलियम ऊपर आ गया, एल्यूमिनियम पीछे चला गया। अब एल्यूमिनियम क्यों पीछे चला गया? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसा नहीं है जैसा थैलियम का है। थैलियम का कैसा कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अच्छा, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम यहाँ पे रहना चाहिए था, है ना। मतलब देखो थैलियम जब यहाँ पे गया, ओ भाई ये क्या है, थैलियम उठ के जब यहाँ पर गया तो एल्यूमिनियम को यहाँ पे आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पे ना आके एल्यूमिनियम सीधा पीछे चला गया। इसका मतलब गैलियम का भी ज़्यादा है एल्यूमिनियम से। अब समझ रहे हो मैं पहले क्या बोला? मैं बोला पोजीशन सेम, तो आपको भी लगा यार पोजीशन सेम। नहीं, पोजीशन सेम है, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली देखो तो एल्यूमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए था, बट गैलियम का ज़्यादा है। एल्यूमिनियम थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए था, बट एल्यूमिनियम पीछे चला गया क्योंकि गैलियम का भी ज़्यादा है, और वो डी सबशेल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होता है और गैलियम जीत जाता है। ठीक, समझ में आया? कुछ नहीं समझा तो ये याद कर लो, बात खत्म, रटना ही नहीं है कुछ, ठीक है। चलो एक और बार बता देता हूँ। गैलियम में डी सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है यहाँ पे। इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा लगता है, तो ये एल्यूमिनियम को पीछे छोड़ देता है, ठीक। फिर थैलियम जो है वो एल्यूमिनियम की जगह ले लेता है, सेकंड पे आ जाता है। यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से होता है, वहाँ पे एटॉमिक रेडियस कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से घटता है, ठीक है। अब एक लास्ट एक्सेप्शन है ग्रुप 14 का। चलिए ग्रुप 14 का एक्सेप्शन क्या है? कैन सीता गेट स्टनिंग पब्लिसिटी, ठीक है। सो कैन सीता गेट स्टनिंग पब्लिसिटी। अब यहाँ पे नीचे जा रहे हैं हम लोग, सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे साइज बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए, मतलब आपको लगेगा कि कार्बन। सो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर टिन का, फिर लीड का, बट ऐसा नहीं होता है। लीड यहाँ पे आगे चला आता है, ठीक है। फिर से कारण वही है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाता है, कैन सीता गेट पब्लिसिटी स्टनिंग, ठीक है, जस्ट चेंज हो जाता है। अब ये क्यों हुआ है? ये ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से साइज़ छोटी हो जाती है, और साइज़ छोटी हो गई तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हद से ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये लास्ट एक्सेप्शन था, दैट इज़ ग्रुप 14 का। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे अच्छे, और ताकि आपका कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर लास्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी के 2-3 एप्लीकेशंस हैं, वो भी आपको बताएंगे, पहले इतना नोट कर लो। चलो, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे लिख लो ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख लो नाइट्रोजन। कैसे करते हो वो बता रहा हूँ, ठीक। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, नाइट्रोजन का 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो सबसे पहले वही करना है, 1s2 2s2 2p4। हाँ, तो 2p4 बना लो यहाँ पे, सॉरी ऊपर तो हम लोग आयोनाइजेशन कराएंगे, ओके। नीचे बना लो 2p4, 1 2 3 4। मैंने बोला है एक इलेक्ट्रॉन आप कहीं पे भी डाल सकते हो, कन्वेंशन ये कहता है पहले में डालो, बट कोई नहीं, कहीं भी डालोगे तो भी सही माना जाएगा। नाइट्रोजन की ओके, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ये होगा 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे ये देखो p हाफ फील्ड है, तो अभी चतुर लोग समझ गए होंगे
कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट है उसमें जीत हुई है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है, हाफ फील्ड है, और ये स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब आपने इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दी, ये बन गया O+, लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, इस पर भी दी तो ये बन गया N+, लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, जिसमें नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा निकली। अब ये आपको कहाँ आएगा? ये आपको बोर्ड में आएगा, नीट जेई में भी आ सकता है, ऑप्शन बना सकते हो लोग, देने को कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक, बट बोर्ड में इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक, चलो अब पेपर तो कॉलेज वाले बनाते हैं, वही लोग जाने। O+ ने फिर से लूज़ किया, एक और इलेक्ट्रॉन बन गया O2+। कैसे लूज़ किया होगा वो भी देखते हैं। O+ के पास बचे होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ होगा 1s2 2s2 2p3। मतलब अब की बार ये हाफ फील्ड था, हाफ फील्ड था, तो मतलब इसकी अब की बार इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी। वहीं पे इसकी बात करें तो ये बन गया N+, कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो ये बना 1s2 2s2 2p2। तो मतलब इसके p सबशेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन अब बचे, तो ये उतना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका नहीं है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा N2+ इलेक्ट्रॉन। तो अब की बार आयोनाइजेशन एनर्जी 2 में किसकी जीत हुई? ऑक्सीजन की। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन द ऑक्सीजन एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था नाइट्रोजन का, और यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था ऑक्सीजन का। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। अब यहाँ पे स्टेबल नहीं था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, नॉर्मल है वो सब, ठीक है। और यहाँ पे साइज फैक्टर आता है, न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर, क्या ये सब भी आता है? नहीं आता है, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन बहुत पास में, आजू बाजू के एलिमेंट है, तो यहाँ पे वो सारे फैक्टर आपको नहीं देखने हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दे देता लिथियम और सोडियम, तो वहाँ पे आप लोग साइज फैक्टर देखते, बट यहाँ पे आपको नहीं देखना है। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एग्जांपल, क्रोमियम एंड मैंगनीज। क्रोमियम दिखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 और इसका 25। तो निकालते हैं, देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 निकालते हैं और यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 2 निकालते हैं। सो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 आता है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24, बट इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रह के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक, और मैंगनीज की बात करें तो यहाँ पे 25 है और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही आता है, बस ये आता है 4s2 3d5। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 में किसकी जीत हुई? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लास्ट वाला सेम है, तो यहाँ पे हम देखेंगे चार्ज फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में जीत हुई मैंगनीज की एज कंपेयर टू क्रोमियम। ठीक, ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की। अब एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बन गया Mn+ और प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये भी बन गया Cr++ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया मैंगनीज कैसे जीता? देखो 3d5 सेम हो गया। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन ज़्यादा था, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा था, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा, तो मैंगनीज इज ग्रेटर देन क्रोमियम। अब आयोनाइजेशन एनर्जी 2 में क्या केस होगा? देखो अभी अब की बार इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। ठीक है, तो अब क्रोमियम एक बार आयोनाइज होने के बाद S से एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, तो यहाँ पे बचा 3d5, यहाँ पे S से एक इलेक्ट्रॉन गया तो बचा 4s1। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ऐसा होता है, बट इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 3d5 4s1 और इसको 3d5 4s2। 4s को हम लोग बाद में लिखते हैं, खैर ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि n+l रूल हम लोग फॉलो करते हैं, बट ऐसा ही होता है रियलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे 4s1 यहाँ पे 4s2, तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते थे, ये फुलफिल था तो ये ज़्यादा और क्रोमियम कम। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये 4s1 हो गया, ये 3d5 हो गया, मतलब ये हाफ फील्ड। ठीक है, और ये हाफ फील्ड, सॉरी ये भी हाफ फील्ड है, वो भी हाफ फील्ड है, बट इधर कौन जीतेगा? तो यहाँ पे 4s1 आ रहा है, यहाँ पे 3d5 आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है यार, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ईजी होगा, है ना। तो ये बन जाएगा Mn2++ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ईजी तो नहीं होगा, बट निकाल ले जाओगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 में किसकी जीत हुई? क्रोमियम की एज कम्पेयर टू मैंगनीज।
कैसे हुई? क्योंकि इसका 4s बनता है, एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसको आसानी से आप निकाल सकते हो, बट यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, वो भी हाफ फिल्ड थे, उसमें से एक को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्या ये नहीं है? बट यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो हम लोग सोचते, बट एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, निकाल सकते थे आसानी से, इसलिए क्रोमियम का कम, वैसे ही यहाँ पे मैंगनीज का कम। ठीक है, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो कर ले जाओगे 100%। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाओ। ठीक है, ये समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 कंपेयर करनी है नाइट्रोजन और N+ की। ठीक है, तो कंपेयर करो, देखो किसका आंसर आता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, वेरी फेमस क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरी मुस्कान देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये क्वेश्चन इतना आसान तो है नहीं, इसलिए ये मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो गलती होगी हमसे। तो एक काम करते हैं, नोट्स में ना लिख के इसको हम रफ में सॉल्व करते हैं। बहुत तेज हो, हाँ ऐसा ही करो, हाँ, वरना कल को गलती होगी तो मेरे को मत बोलना कि आपके वजह से मेरी फेयर बुक का एक पेज खराब हो गया। ठीक है, तो हमेशा रफ बुक में हो सके तो एक बार नोट्स बनाओ। वीडियो को मैंने कई बार बोला 2 बार देखो, टाइम है आपके पास 2 बार देखो। एक बार लेट के देखो, मज़े से देखो, और दूसरी बार नोट्स बनाते हुए देखो, ताकि आपको याद रहे कि इसके बाद क्या होने वाला है। अगर मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रहे तो आप करेक्ट कर ले जाओ फिर, है ना। और 2 बार देखने से आपको पक्का बैठ भी जाता है दिमाग में। चलो इसको देखते हैं अब। नाइट्रोजन, अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 यहाँ पे और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 यहाँ पे। ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हम लोग सीधा एप्लीकेशन देख के ख़त्म करेंगे लेक्चर। वाह, लेक्चर ख़त्म। हाँ, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p2। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की अगर बात करें तो वो N की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू N+, क्योंकि यहाँ पे ये फुलफिल, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं और ये स्टेबल है। और आपका ऐसा लिखते ही आंसर हो जाएगा गलत। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस इज रॉन्ग। याद है मैंने थोड़ी देर पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जब भी आपके पास सेम एलिमेंट हो, सेम स्पीशी हो, सेम एटम हो, सब एक ही बात है, सेम स्पीशी, सेम एटम, सेम एलिमेंट हो, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो क्या दोनों के दोनों नाइट्रोजन नहीं हैं? दोनों के दोनों ही नाइट्रोजन हैं। N+ जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है, N जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है। तो मुझे बताओ कौन ज़्यादा होगा? सीधी सी बात है, N+ ज़्यादा होगा N से। और आप जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे थे उससे तो सब कुछ खराब ही कर दिया था, N को ज़्यादा ही बोल दिया था N+ से कुछ भी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते समय ध्यान रखना, सेम एलिमेंट दे दे तो आंख बंद करके, सभी सपोज आपको दे दिया Mg+, Mg2+, बताओ किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा? तो ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ऐसा ऑर्डर रहेगा। सपोज आपको दे दिया Al+, Al2+, Al3+, किसकी ज़्यादा? तो ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा, ये फिर, क्योंकि यहाँ पे सेम एलिमेंट्स है तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड लेस देन 2 लेस देन 1, ऐसा ऑर्डर रहेगा। ध्यान रखोगे पक्का। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोल दो, अच्छा नहीं समझा। देखो सबसे पहले यहाँ पे N+ है, ठीक। अगर हम N को आयोनाइज कराएं तो क्या बनेगा? N+ ही बनेगा। मतलब N से N+ बनने वाला प्रोसेस ही क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है। और N+ से N2+ बनना आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 2 हमेशा बड़ी रहेगी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से। हमारा थियरम कहता है, फॉर्मूला कहता है, जो भी है, थ्योरी कंसेप्ट जो भी है वो हमारा कहता है। तो इसका मतलब N+ बड़ा होगा N से, क्योंकि जब हम लोग N को एक बार आयोनाइज कराएंगे तो बनेगा N+, ठीक। तो ये तो ऑलरेडी N+ है, तो इसका मतलब एक बार आयोनाइज करा तो आपको यही मिला, तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब N+ को दोबारा आयोनाइज कराओगे तो N2+ बनेगा, तो ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2। और सेम एलिमेंट का जब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग लेते हैं तो यही ऑर्डर होता है, तो इसीलिए N+ का ज़्यादा होगा N से। कुछ नहीं समझ में आया तो इतना रट लो, सेम एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज जिसका ज़्यादा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, ठीक। चलो खैर समझ में आया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं और इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। चलिए तो अब देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से आपको मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बता सकता है और साथ ही में एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ भी बता सकता है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये आयोनाइजेशन एनर्जी एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी से ही आपको इसका मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा। देखो कैसे सब, चलिए
अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन विल रिमूव इजीली, है ना, इलेक्ट्रॉन विल रिमूव्ड इजीली। तो किस में इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाता है? ऑब्वियस सी बात है, मेटल्स में, ठीक। और आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना डिफ़िकल्ट होगा, विल नॉट रिमूव इजीली। मतलब यहाँ पे नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा, है कि नहीं? नॉन मेटेलिक करेक्टर और मेटेलिक करेक्टर की बात हो रही है, ठीक। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर भी ज़्यादा होगा, है ना, ठीक है, समझ में आया। अब एसिड बेस देखते हैं। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक, ठीक है, और मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक। अब जितना अच्छा मेटेलिक करेक्टर होगा उतना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, मतलब जितना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर उतना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान से, हाँ, क्योंकि आपको एक केमिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, टेक्स्ट 2 में लास्ट में देखोगे तो वहाँ पे आप लोग नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लास्ट पार्ट है ये, ठीक है, वो मैं आज बता दे रहा हूँ आपको। नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होती हैं वो होती हैं एसिडिक। तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उनके अंदर होगा एसिडिक कैरेक्टर। तो अगर आपको कभी बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लिया तो क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व होने चाहिए। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं आगे जाते समय आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो ये भी याद रखना कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या फिर मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। मेटेलिक कैरेक्टर याद रखो, सही रहेगा, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। और नीचे जाते समय आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आगे जाते जाते बढ़ती है, मैंने आपको बताया है, क्यों? न्यूक्लियर चार्ज, तो मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। नीचे जाते जाते आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक। अब इसी से रिलेट करके क्या आप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर निकाल सकते हो? ऑब्वियस ही बात है, निकाल सकते हो। अच्छा, आगे जाते समय मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, ठीक है। नीचे जाते समय क्या होगा? इसका उल्टा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी यहाँ पे इंक्रीज होगी और आयोनाइजेशन एनर्जी तो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ अगर आप लोग याद रखते हो तो आपको से एसिड और बेसिक के भी सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये याद कर लिया। आपको सब कुछ नहीं याद करना है, आपको बस दो चीज़ याद करनी है। एक आयोनाइजेशन एनर्जी आगे जाते टाइम बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर घटता होगा। नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं एसिडिक, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी आगे जाते हुए बढ़ता होगा। और मेटल की ऑक्साइड होती है बेसिक, मतलब वो घटता होगा। नीचे जाते समय आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और एसिडिक कैरेक्टर घटता होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता होगा, ठीक। तो आप बस आयोनाइजेशन एनर्जी याद रखो, बाकी खुद से लिख ले जाओगे, ये उसका शॉर्टकट, ठीक है। क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ। और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। चलो 2-3 क्वेश्चन दे देते फाइनल। चलिए, तो ये फाइनल 2 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करिए, घर पे जाइए, ठीक। तो यहाँ पे पूछा है बेसिक स्ट्रेंथ में लगाइए। ओहो, दिमाग की घंटी बजी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आगे जाते समय, अच्छा ये पहले देखो कहाँ का है, ऑक्सीजन मत देखो क्योंकि ऑक्साइड से ये सब। ली ना के मतलब डाउन द ग्रुप की बात हो रही है, तो डाउन द ग्रुप याद करो। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता होगा। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है मतलब नॉन मेटेलिक की बात यहाँ पे नहीं होगी, मेटेलिक की बात होगी क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं बेस, और वैसे भी ये सारे मेटल्स ही हैं, ठीक। तो नीचे जाते समय मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है मतलब नीचे आप जितना जाओगे उतना ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे नीचे होता है पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम, उसके ऊपर लिथियम। सबसे नीचे पोटेशियम, फिर उसके ऊपर सोडियम, फिर उसके ऊपर लिथियम। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। फिर से रिवाइज करा दूँ मैं? करा दूँ? चलो ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, BS मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। आगे जाते समय मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है,
इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक, रिवाइज हो गया। चलो इसको देखो अब B2O3 N2O5 CO2। तो पहले ढूंढो ये कहाँ के हैं। BBC नॉफने वो वाले दिख रहे लाइन वाले है ना, मतलब आगे जाते समय। तो सबसे पहले B आता है, फिर C आता है, फिर N आता है। तो इसको बेसिक स्ट्रेंथ में लगाना है। तो जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो जो सबसे पीछे है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। सबसे पीछे बोरॉन, तो B2O3 इज ग्रेटर देन, फिर कौन आता है कार्बन, तो CO2 और फिर नाइट्रोजन तो N2O5। तो ये हो गई इसकी बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे आगे होगा B2O3, फिर होगा CO2 और फिर होगा N2O5। कैसे पता चला? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है मेटालिक कैरेक्टर पे, और ये आगे जा रहे तो मेटालिक कैरेक्टर आगे जाते समय बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर आगे जाते समय घटता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी घटती है। ठीक, तो आगे जाते समय जो सबसे आगे होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो नाइट्रोजन सबसे आगे, उसके पीछे कार्बन, उसके पीछे बोरॉन। ठीक, आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया इसको बता के कि या तो है। चलो ठीक है, धीरे धीरे रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। कंफ्यूज तो हम साल भर करेंगे आपको। ठीक, साथ चाहिए बस आपका। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर होगा अगला वाला, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो मेन टॉपिक है। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कवर हो, अगर नहीं होते हैं तो फिर 2 वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, बट मोस्टली ऐसा चांस है कि हम उसको एक ही वीडियो में कवर कर दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा। जब भी किसी बड़े टॉपिक को एक वीडियो में कवर करना रहता है तो मैं उसके लिए काफ़ी कुछ प्रिपरेशन करता हूँ, तो हो जाता है वो कवर। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कवर हो जाए, बिकॉज जितने कम वीडियोज़ होंगे उतना ही कम आप पे प्रेशर होगा। अब मैं बना के दे दूँ 23 वीडियो तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।